हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, आपकी रिक्वेस्ट है कि एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन स्टार्ट की जाए और ग्रामर का पोर्शन भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। द फ्लाई बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। आज हम देखेंगे इसकी पूरी स्टोरी और इसके जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम कवर अप करेंगे इसके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पहले आप स्टोरी समझ लीजिए, उसके बाद में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, इसलिए मैंने उसको नेक्स्ट पार्ट बनाया है। तो ये जो स्टोरी है ये स्टार्ट होती है एक मीटिंग के साथ में, ठीक है। और ये मीटिंग किस किस की हो रही होती है? एक है इसमें कैरेक्टर द बॉस और एक है मिस्टर वुडीफील्ड। अब एक्चुअली जो द बॉस है, इस कैरेक्टर का नाम ही द बॉस है और ये खुद भी एक बॉस ही है, ठीक है। जब भी इस कैरेक्टर का जिक्र इस स्टोरी में होगा तो वो द बॉस से ही होगा। और दूसरे हैं मिस्टर वुडीफील्ड। ये दोनों फ्रेंड्स हैं। वुडीफील्ड और बॉस दोनों मिलते हैं और ये स्टोरी की शुरुआत इन दोनों की मीटिंग से होती है। ही इज़ रेफर टू ओनली एज द बॉस इन दिस स्टोरी। और जो बॉस है वो बहुत ही स्ट्रांग है और एक बोल सकते हैं कि मेंटली भी बहुत वो स्ट्रांग है। और वुडी फील्ड का जो कैरेक्टर है, जो उसके फ्रेंड हैं, वो ओल्ड है और इनफर्म है। मतलब कि फिजिकली और मेंटली वो इतने स्ट्रांग नहीं हैं ड्यू टू एज ऑल्सो। इसमें जो बॉस है वो फाइनेंशियल टाइम एक न्यूज़पेपर है उसको रीड कर रहे होते हैं। और उसके बाद में जब वुडी फील्ड उनके ऑफिस में पहुंचते हैं जहां पे इन दोनों की मीटिंग होती है, तो जो बॉस है वो अपने पूरे ऑफिस को वुडी फील्ड को दिखाता है। मतलब वो इंटरेस्ट शो करता है कि मेरे पूरे ऑफिस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें वो दिखाते हैं, फर्नीचर दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक हीटिंग दिखाते हैं, सारी चीज़ें इंडिकेट करते हुए जब वो वुडी फील्ड को शो कर रहे होते हैं तो उसके अंदर एक पिक्चर भी बीच में आती है जो कि वॉल पे है, लेकिन वो उस पिक्चर को रेफ़र नहीं करते। रीज़न यहीं से स्टोरी की जो मेन पॉइंट है, जो मेन थीम है, वो स्टार्ट होती है। रीज़न ये है कि दोनों ने ही अपने सन को खो दिया है। मतलब दोनों ने ही अपने बेटों को खो दिया है। क्यों खो दिया, कैसे खो दिया? इन दोनों के ही बेटे आर्मी में थे और दोनों ने ही अपने बच्चों को खो दिया है। उस पिक्चर को वो रेफ़र इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बॉस के बेटे की थी। और वुडी फील्ड जो है वो बहुत ही इन्फॉर्म टाइप का है, क्योंकि एज की वजह से वो वीक हो गए हैं और उनके सन की डेथ की वजह से भी वो मेंटली भी वीक है। ही इज़ नॉट सो स्ट्रांग। बजाय कि जो बॉस है उसके भी सन की डेथ हो गई है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग शो करते हैं, भले वो अंदर से स्ट्रांग नहीं हैं। अब यहाँ पे वुडी फील्ड जो हैं वो कुछ कहना चाहते हैं, किससे? द बॉस से। वो कुछ बॉस को बताने आए हैं। ये जो मैं बार बार बॉस बोल रही हूँ, ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि स्टोरी में इस कैरेक्टर को द बॉस से ही रेफर किया गया है, द बॉस से ही इंडिकेट किया गया है। ये कैरेक्टर का नाम है, जैसे कि मिस्टर वुडी फील्ड है। अब यहाँ पे जब वुडी फील्ड कुछ बताना चाहते हैं तो वो भूल जाते हैं, क्योंकि उनकी एज भी हो गई है और वो मेंटली भी बहुत स्ट्रांग नहीं है। लेकिन ऐसा जब उसको बॉस को रियलाइज़ होता है तो बॉस थोड़ी विस्की ऑफ़र करते हैं जिससे कि वो रिफ़्रेश फ़ील कर सके और जो भी बताना चाहते हैं उसको शेयर कर सके। विस्की ऑफ़र करने के बाद में वुडी फील्ड जो है वो बताता है कि उसकी जो 2 डॉटर्स हैं वो उसके बेटे की ग्रेव पे गई थी और वहाँ पे उसने द बॉस का जो बेटा है उसकी ग्रेव को भी देखा। वो दोनों ग्रेव आस-पास में ही हैं। जब वुडी फील्ड ये बात शेयर करते हैं तो जो बॉस है वो सारी मेमोरीज़ जो कि उसके बेटे से जुड़ी हुई थी, जो कि उसके बेटे से कनेक्टेड थी, जो भी टाइम उसने स्पेंड किया था, वो सारी मेमोरीज़ वो रिकॉल करने लग जाता है और थोड़ा-सा सैड हो जाता है। ये न्यूज़ बताने के बाद में वुडी फील्ड वहाँ से चला जाता है। नाउ द बॉस इज़ ऑल अलोन। अब वो बॉस एकदम अकेला हो जाता है। अब स्टोरी स्टार्ट होती है आगे। वुडी फील्ड के जाने के बाद में बॉस जो है वो एकदम अकेले हो जाते हैं और वो अपने जो उनका क्लर्क होता है मैके, MACEY, ये भी एक कैरेक्टर है, आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स इसमें नहीं हैं।
तो जो उनका ऑफिस क्लर्क होता है वो उसे बोलते हैं कि देखो मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, डिस्टर्बेंस का खास ख्याल रखना। तो वो जाकर के अपने जहाँ पे वो पिक्चर थी उस पिक्चर को बहुत ही ध्यान से देखने लग जाते हैं और वो उन्हें ऐसा लगता है कि अब उन्हें रोना आ जाएगा, बट सरप्राइजिंगली ऐसा कुछ नहीं होता। जब वो उस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये पिक्चर बिल्कुल भी उनके सन से मैच नहीं करती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रियल लाइफ है, रियल लाइफ में जो उनका सन होता है वो बहुत ही चेरिश होता है, फ्रेंडली होता है, बहुत ही स्माइलिंग फेस होता है उसका, बट उस पिक्चर में ऐसा नहीं लग रहा था। वो पिक्चर थोड़ी सीरियसनेस शो कर रही थी। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके की बातें वो अपने बेटे के बारे में रिकॉल करते हैं तो और थोड़ा सा सैड हो जाते हैं। अब जो द फ्लाई स्टोरी है यहाँ पे फ्लाई से स्टार्ट होती है। जब ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती है तो उनको अचानक से एक फ्लाई दिखाई दे जाती है। उसी सैडनेस के मूड में उन्हें एक फ्लाई दिखाई देती है। जब वो बॉस उस फ्लाई को देखते हैं तो उस टाइम वो फ्लाई उस इंक पॉट में थी और वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है। बॉस उसकी हेल्प करते हैं उसको बाहर आने के लिए, फ्लाई को बाहर आने के लिए। जब वो बाहर आती है तो वो अपने आप को सुखाने की कोशिश करती है, मतलब कि जो उसके ये विंग्स होते हैं उसको वो साफ़ करने की कोशिश करती है क्योंकि वो इंक में पूरी तरीके से डिप हो चुके हैं। अब जो बॉस है उनको बहुत सरप्राइज़ होता है कि वो किस तरीके से अपने पंखों को साफ़ कर रही है। फिर जो बॉस है वो उसके ऊपर एक ड्रॉप इंक डाल देते हैं। द फ्लाई स्ट्रगल्स अगेन एंड विथ करेज शी कम्स आउट। फिर से वो स्ट्रगल तो करती है और वो सिचुएशन से बाहर भी आ जाती है। और जब बॉस उसके इस करेज को देखते हैं तो उसके करेज को बहुत एडमायर करते हैं। उनको बहुत ही सरप्राइज फील होता है कि एक फ्लाई अपनी लाइफ से कैसे लड़ रही है, शी इज़ फाइटिंग। लेकिन उसके बाद में वो फिर से उसके ऊपर एक ड्रॉप इंक डाल देते हैं। फिर से फ्लाई स्ट्रगल करती है और फिर से वो उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाती क्योंकि वो अब वीक हो चुकी है और वो खुद को सुखा नहीं पाती और वो मर जाती है क्योंकि उस इंक की वजह से वो पूरी तरीके से उसके पंख बेकार हो चुके होते हैं। अब जिस पेपर के ऊपर वो फ्लाई थी, जिस ब्लॉटिंग पेपर पे, उस पेपर के साथ में ही वो उस फ्लाई को फेंक देते हैं एक डस्टबिन में और ये क्रूअल गेम यहीं पे ख़त्म हो जाता है। जब वो उस वेस्ट पेपर को फेंक देते हैं फ्लाई के साथ तो वो अपने क्लर्क मैसे को बुलाते हैं और उससे एक फ्रेश ब्लॉटिंग पेपर भी मंगवाते हैं। लेकिन यहाँ पे अब जो मेंटल लेवल है या फिर आप कह सकते हैं अब जो उसकी मनोस्थिति चल रही है बॉस की, वो अपने बेटे से नहीं चल रही। जो अपने बेटे की सिचुएशन और चीज़ों को वो सोच के दुखी था, अब उसे थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि ये जो गेम उसने खेला फ्लाई के साथ वो क्रूअल था और थोड़ा सा उसे उस चीज़ को लेके अच्छा नहीं लग रहा। अब वो सारी चीज़ों से बाहर निकल जाता है जो वो अपने बेटे के बारे में सोच रहा था। अब उसे ये सारी चीज़ें याद रह जाती है, मतलब उस फ्लाई के साथ में जो उसने गेम खेला वो सारी चीज़ें उसके दिमाग को कैप्चर कर लेती है। तो ये थी आपकी स्टोरी द फ्लाई। सो फ्रेंड्स, जो कॉमन चीज़ थी इस स्टोरी में वो ये थी कि वुडी फील्ड और द बॉस दोनों ने ही अपने बेटों को खो दिया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। दोनों ने ही अपने बेटों को खोया था और इस स्टोरी में जो बॉस है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओल्डर जनरेशन ऑफ 1914। ठीक है, तो ये थी इसकी स्टोरी। आई होप आपको पूरी स्टोरी समझ में आई हो। अब जैसा कि हम हमेशा करते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं लेकर आऊँगी इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिससे एग्ज़ाम में जो भी इस स्टोरी से क्वेश्चन फ्रेम होता हो वो सारे आप कर सके। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने आपको फैक्ट्स नहीं बताए, कुछ डेट्स नहीं बताई, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको सेकेंड पार्ट में बताऊँगी क्योंकि वो क्वेश्चन के रूप में ही आपके सामने आएंगी, जहाँ पर हम कैथरीन मैन्सफील्ड से भी रिलेटेड ये सारी चीज़ें देखेंगे क्योंकि द फ्लाई कैथरीन मैन्सफील्ड की ही है। तो उससे रिलेटेड भी जितने क्वेश्चंस बनते हैं उनकी बायोग्राफी पे, वो सारे हम वहाँ पे देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम।